तो गाइस, जीएस अब सिविल सर्विसेज क्लासेस में है। मैं इमरान 69 बीपीएससी का 32nd रैंक होल्डर आप सबके सामने आज मेंस के जीएस 2 पेपर के स्ट्रेटजी के बारे में बात करने आया हूँ। आपको जैसा कि पता होगा, अगर आपने प्री क्वालिफाई किया होगा, तो जीएस 2 में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और तीसरा रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये 3 सेक्शंस होते हैं और इन तीनों सेक्शन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और किस क्वेश्चन को कितना डेप्थ में जा कर के लिखना है। लाइक इंट्रो कितने लाइंस में ख़त्म कर देना है, फिर बॉडी पे कैसे स्विच करना है, फिर कंक्लूजन की तरफ कैसे जाना है। उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने नोट्स को ना एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बना सकते हो, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि अभी 70th बीपीएससी करीब ही है, 71st बीपीएससी बल्कि करीबी है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको दूसरे एग्जाम्स में भी अगर अपीयर होना हो ना, तो आप अपने नोट्स को कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बना सकते हो, उसका भी डिस्कशन मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में करूँगा। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि पहला सेक्शन जो होता है पॉलिटी का होता है, इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। जिसमें से दो जो होते हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं, तो ये कितने हो गए 14 मार्क्स, और 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये कितने हो गए 8 × 3 24, यानी 38 मार्क्स का। और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 38 मार्क्स के। टोटल कितना हो गया 38 × 3, 114 मार्क्स का पॉलिटी पूछा जाता है। वैसे ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी उसी ऊपर के तरह ही इसका भी मार्किंग पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, और मार्किंग पैटर्न भी वही होता है, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। इसका भी वही मार्किंग पैटर्न हुआ, तो ये भी 114 मार्क्स का होता है। तीसरा जो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो होता है, इसमें 5 जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें मार्किंग पैटर्न अलग होता है। एक 8 मार्क्स का और 4 जो है 7 मार्क्स का, यानी टोटल 36 मार्क्स हुआ। और लॉन्ग क्वेश्चन का भी 36 मार्क्स हुआ, तो ये टोटल 72 मार्क्स का। इससे क्या पता चला, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है जीएस 2 के पेपर में पॉलिटी का है, 114 मार्क्स। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट्स मिला करके 114 का है, और साइंस एंड टेक भी 72 का है। तो इसमें आपका जो फोकस होना चाहिए ना, पहला तो इस पे होना चाहिए, पॉलिटी वाले सेक्शन पे। पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए, और दूसरा प्रायोरिटी साइंस एंड टेक होना चाहिए। साइंस एंड टेक रिलेटिवली बेटर स्कोर मिलता है इसमें। पॉलिटी में जनरली हम देखते हैं कि कम स्कोर मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए ना कि साइंस एंड टेक के कोई टॉपिक्स को कंप्लीट कर ले, ताकि इसमें आपके मार्क्स एटलीस्ट ठीक ठाक मिल जाए। पॉलिटी में तो कम मिलना ही है। दूसरा प्रायोरिटी ये हो गया, और तीसरा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रायोरिटी हो सकता है। साइड बाय साइड भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे जनरली यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। क्योंकि 15 शॉर्ट क्वेश्चन है पूरे पेपर में और 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और टोटल के लिए मिल रहा है 180 मिनट्स। तो ये जो 15 शॉर्ट है ना, इसको आप शॉर्ट की तरह ना देख करके आप मार्क्स के बेसिस पे अगर देखिएगा ना, तो ये कितना 38 मार्क्स का था, ये भी 38 और ये भी 36, यानी 3 क्वेश्चन के आसपास, 3 लॉन्ग क्वेश्चन के बराबर हुआ ये, ठीक है। तो आप ये सोच करके चलिए कि 180 मिनट में आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, ठीक है। उसी हिसाब से आप टाइम एलोकेट कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जनरली 20 मिनट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, इससे आप ज़्यादा देते हैं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसमें आप ये करेंगे ना कि rather than trying to write the best answer, your focus should be on completing the paper।
इसलिए क्योंकि GS2 का पेपर काफ़ी लेंदी होता है जनरली। अगर आप एवरेज आंसर लिख करके भी अगर पूरे पेपर को कंप्लीट कर देते हो ना, तो वो एक विन विन सिचुएशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि बेहतरीन आंसर लिखने के चक्कर में लोग कुछ क्वेश्चंस छोड़ देते हैं और जिसमें अल्टीमेटली मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ता है उन्हें। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ना आपको 20 मिनट से ज़्यादा तो देना ही नहीं है एक क्वेश्चन पे। 20 मिनट से जैसे ही 21वां मिनट हो रहा है ना, आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके उसको फटाफट कंक्लूड कीजिए। आप टाइम का ट्रैक रखते पूरे टाइम रखेंगे। अगर 20 मिनट का क्वेश्चन है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप जब 5 मिनट पे 10 मिनट पे बार बार आप घड़ी देखते रहेंगे, एक सरसरी नज़र से एक आध सेकंड लगा करके घड़ी देखेंगे, और जैसे ही आपको लगे कि आपका टाइम एक्सीड कर सकता है 20 मिनट से ज़्यादा, आप अपने आंसर को वहीं पे कट शॉर्ट करेंगे। भले ही आपका प्लान हो ज़्यादा लिखने का, आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो, उस कंटेंट को आप शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में लिख करके उसको 20 मिनट में कैसे भी आप निपटा देंगे। ठीक है। वैसे ही अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो 15 क्वेश्चंस आपको लिखना है, तो आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट से ज़्यादा दे ही नहीं सकते। ये तो आप एकदम ध्यान में रख लीजिए अपना। इससे अगर ज़्यादा देंगे ना, तो दूसरे क्वेश्चंस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि 5-5 मिनट देख करके एवरेज आंसर लिखिए, लेकिन कंप्लीट कीजिए पेपर को। कितना हो गया? 100 और 75, 175 मिनट हो गया। बचा हुआ 5 मिनट एक्सीजेंसी के लिए रख लीजिए। कहीं 2-4 मिनट इधर उधर हो गया किसी क्वेश्चन में, या कहीं है अंडरलाइन करना भूल गए आप, या पेपर को गो थ्रू करना है सबमिशन से पहले, तो इन चीज़ों के लिए 5 मिनट आप स्पेयर में लेकर के चलेंगे। टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसे ही चलेगा, 20 मिनट्स फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन एंड 5 मिनट्स फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड you cannot afford to give even a single minute more on any of these questions। ये एकदम आपके दिमाग में श्योर शॉट होना चाहिए। ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करने के बाद से हम डिस्कस करते हैं ना कि पॉलिटी को आप कैसे कवर करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि लक्ष्मीकांत जो है वो एनफ नहीं है। ठीक है। और लक्ष्मीकांत अगर एनफ नहीं है, तो आप किन किन सोर्सेज को रेफ़र करेंगे? आपको न्यूज़पेपर रेफ़र करना होगा, अच्छे अच्छे मैगजीन्स का आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना होगा कि अभी रिसेंट में कौन कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं, और उससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स तो मैंने न्यूज़पेपर में बता ही दिया। उसके अलावा और क्या देख सकते हैं? मोर और लेस यही होगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना, आप लक्ष्मीकांत से उठाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस भी आपको कुछ लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, और कुछ आप टॉपर्स के कॉपीज से उठा सकते हैं, और कुछ आप PYQ से उठा सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन से मिल जाएगा, और डेटा और फिगर्स भी आपको उसी से मिल जाएगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सोर्स कौन कौन सा फॉलो करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स को कैसे सेग्रीगेट करना है। ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है ना, तो आपको तो ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि NCERT को तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। 11th और 12th की टोटल 4 बुक्स इसमें आती हैं। आप अलग अलग आप क्या कहते हैं, अलग अलग कोचिंग के मटेरियल को भी आप पढ़ लीजिएगा ना, तो उससे उससे कुछ खास ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप 11th और 12th की NCERT को भी पढ़ करके जाते हैं ना अच्छे से, तो वो मोर देन इनफ होगा आपको, एटलीस्ट इंडिया स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लिखने के लिए। इसमें ना इन चारों बुक्स में से एक बुक ऐसा है जिसमें वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे ज्योग्राफी की बात की गई है। उसको आप एक तरह से अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी 3 बुक्स हैं ना, उनको तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल अगर नेम्स देखें ना उन किताबों के, तो एक नाम तो ये है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वैसे ही एक का है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, एक का है इंडिया पीपल इकोनॉमी। ये 3 किताब तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फ्री टाइम में भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन दोबारा पढ़िए इसको। ठीक है। ये छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लोबल ज्योग्राफी की बात की गई है, इंडिया का कम पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, ग्लोबल लेवल का ज़्यादा है। ठीक है। इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बिहार के बारे में भी पढ़ना होगा, बिहार का ज्योग्राफी, तो वो आप या तो कोचिंग के नोट्स से पढ़ सकते हैं, KBC नैनो से पढ़ सकते हैं, क्राउन से पढ़ सकते हैं, या कोचिंग से जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उससे। वो तो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है।
इससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पोर्शन, इकोनॉमी के लिए आप क्या करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो आपको पढ़ना ही होगा, बिहार और इंडिया दोनों का। उसके अलावा कोचिंग का नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, ये कर लेते हैं तो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। साइंस एंड टेक में क्या है, साइंस एंड टेक में स्पेस टेक आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफेंस, इसमें जनरली इसरो के बारे में ही पूछता है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। इससे रिलेटेड एक यूट्यूब पे लेक्चर भी पढ़ा है, जीएस हब सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे ही। डिफेंस टेक, ये मैंने ही लिया था ये लेक्चर। डिफेंस टेक में आपको देखना होगा कि कौन कौन से सबमरीन्स हम अभी बना रहे हैं, प्रोजेक्ट 75I क्या है, ठीक है। हम कैसे इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं वो सब आपको देखना पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है तो ये पूछ सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपको देखना पड़ेगा, फ्यूजन रिएक्शन कैसे होता है, फ्यूजन कैसे होता है। बायोटेक आपको देखना पड़ेगा, इसमें भी 4 टाइप का बायोटेक होता है, इस पे भी मैंने ऑलरेडी क्लास ले रखा है। ग्रीन, रेड, ग्रे वगैरह भी होता है, वाइट होता है, इस पे भी क्लास लिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें भी सोर्स आपका वही रहेगा, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज। नैनो टेक्नोलॉजी एक हो सकता है, नैनोटेक से, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है बीपीएससी का, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, उसके बाद से कितना टाइम आपको देना है किस क्वेश्चन पे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे आप अप्रोच करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जब भी पूछता है ना, तो इंट्रो को आप शॉर्ट से शॉर्ट रखेंगे, 2 से 3 लाइन में निपटाएंगे। उसके बाद से जो भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है ना, आप उसको उस पर जंप कर जाएंगे, क्योंकि यही आपको मार्क्स दिलाएगा जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा है। इंट्रो और कंक्लूजन जो है वो तो ऑर्नामेंटल चीज़ें हैं, भले ही ज़रूरी हैं लेकिन ऑर्नामेंटल हैं। थोड़ा बहुत मार्क्स बढ़ा दें, लेकिन उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा जो है वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करने से ही मिलेगा। कम टाइम में ज़्यादा कुछ आपको कन्वे करना है तो आप पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, बार ग्राफ का कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखें कि पैराग्राफ फॉर्मेट में तो लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा वर्ड्स लगते हैं, और ज़्यादा वर्ड लगाना मतलब ज़्यादा टाइम लगाना, जो कि अल्टीमेटली नुकसानदेह साबित होगा, ठीक है। उसके बाद से इंट्रो 2-3 लाइन में लिखने के बाद से, शॉर्ट क्वेश्चन में तो 2-3 लाइन का लिखना है, लॉन्ग आ रहा है तो 5-6 लाइन्स का लिख दीजिए। इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है तो। लेकिन आपका कोशिश होना चाहिए ना कि करंट अफेयर से उसको लिंक करें। जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं ना, ज़्यादातर टॉपिक्स वो करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड होते हैं, उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स आप लिख दीजिए। इससे आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा लगने लगता है, ठीक है। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तब आप डेफिनेशन का यूज़ कीजिए। लॉन्ग आंसर में 5-6 लाइन्स का इंट्रो रहे। बॉडी में कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं जनरली सारे क्वेश्चंस में, वो आप ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव में जो भी आपका स्टेटमेंट पूछा रहेगा उसका पॉजिटिव्स क्या है वो आप दिखाएंगे, नेगेटिव्स दिखाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स दिखा देंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिखा देंगे। उसके बाद से चैलेंजेस दिखा देंगे, वे फॉरवर्ड दिखा देंगे, या कंक्लूजन दिखा देंगे। क्या क्या हुआ, पॉजिटिव, निगेटिव, गवर्नमेंट स्कीम्स, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन। ये 5-6 चीज़ें तो एकदम प्री रेक्विजिट्स हैं लगभग सारे क्वेश्चंस में, आपको ये डालना ही पड़ेगा। भले ही छोटा बड़ा वो डिबेटेबल हो सकता है कि आप कौन सा शॉर्ट रख रहे हैं, कौन सा लॉन्ग रख रहे हैं, कौन सा डिटेल में लिख रहे हैं, लेकिन ये सारा चीज़ तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कंक्लूजन की अगर बात कीजिएगा तो कंक्लूजन भी वही 2-3 लाइन शॉर्ट क्वेश्चन हो तो, और लॉन्ग हो तो 4-5 लाइन लिखिए। और आपके पास कितना टाइम बचा है, टाइम प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए कि आपको इसी के बेसिस पे डिसाइड करना है कि कितना कंटेंट लिखना है, कितना नहीं लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन हो तो 20 मिनट, शॉर्ट हो तो 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, 69 का ये कॉपी है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ही अंडरलाइन कर लेना है डिमांड समझने के लिए। क्वेश्चन मिलते ही आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले, जिस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसको 2 बार पढ़ेंगे कम से कम, मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, ठीक है, रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
क्या कहा है, क्रिटिकली एग्जामिन। तो आपका ध्यान क्रिटिकली मतलब क्या हो गया, इसका पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा, निगेटिव भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि पॉजिटिव निगेटिव भी लिखना पड़ेगा। कौन, उसके बाद से चूंकि जीएस पॉलिटी का क्वेश्चन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी इसके साथ का लिखना पड़ेगा या केसेस लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको लिखना पड़ेगा चैलेंजेस क्या क्या हैं बेसिक स्ट्रक्चर थियरी में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के चैलेंजेस क्या क्या हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। ब्रॉड स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। शॉर्ट और लॉन्ग में बस डिफर करेगा कि आप कंटेंट कितना लिख रहे हैं, किसी में कम लिखेंगे किसी में ज़्यादा लिखेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन के एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 ही मिनट था लिखने के लिए, तो हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में रखा। क्या लिखा, बेसिक स्ट्रक्चर को बस मैंने उसका एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे आया था ये। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज गिवन बाय क्वेश्चन ऑन द भारती केस ऑफ 1973। उसके बाद से विच हैज अंडरगॉन मल्टीपल रिविजन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इस एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। क्यों मैंने इसको सिंपल रखा है, क्योंकि मेरा फोकस क्रिटिकल एग्जामिनेशन पे है, इस पे मैं ज़्यादा पॉइंट्स लिखूंगा, क्योंकि मुझे मेन मार्क्स इसी से मिलना है। ठीक है, उसके बाद से फटाफट इसके की फीचर्स लिख दिए मैंने, और कौन किस में दिया गया वो लिख दिया, फेडरलिज्म किस में दिया गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस में दिया गया, सेक्युलरिज्म किस में दिया गया, जुडिशरी किस में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव्स हमें लिखना था तो उसी को हमने एक सब हेडिंग दे करके लिखा कि वाई रिक्वायर्ड। इससे मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था वाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज रिक्वायर्ड, लेकिन इससे क्या होता है, ज़्यादा वर्ड्स लगते हैं, लेकिन मेरे पास कम टाइम में ज़्यादा कुछ कन्वे करना है, तो मैंने सिर्फ एकदम प्लेन लिखा, कुछ ज़्यादा हाई फाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल और प्लेन, वाई रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ही है। इसमें मैंने ये 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपहोल्ड करता है, सेपरेशन ऑफ पावर को बनाता है, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से बचाता है। इसमें एग्जांपल भी दे दीजिए आपको जहाँ तक पॉसिबल हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया। फिर गवर्नमेंट के टिरेनी को बचाता है, इसमें भी एग्जांपल दे दिया। ठीक है, पांचवा ये हो गया स्कोप फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म, एबोलिशन ऑफ एनजैक दे दिया। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि मैंने पॉजिटिव्स में 6 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर मैं इंट्रो लंबा देने के चक्कर में लग जाता तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स नहीं लिख पाता। वैसे ही वाई नीड टू रीलुक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं निगेटिव्स दिखा रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्या क्या निगेटिव पॉइंट है। पार्लियामेंट को पावर को अंडरमाइन कर देता है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, जुडिशियल ओवर रीच की बात कर दी। ठीक है, 2 निगेटिव पॉइंट्स मैंने फटाफट दिखाए। उसके बाद से क्या लिख दिया कंक्लूजन में, दस कोर्ट नीड्स टू फॉलो रिस्ट्रेंट, ना ही एक्टिविज्म। जुडिशरी को एक्टिविज्म नहीं दिखाना चाहिए, उसको रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए। फिर मैंने कौन से केस में जुडिशरी ने रिस्ट्रेंट दिखाया वो भी यहाँ पे लिख दिया, ताकि करंट से लिंक हो सके। कंक्लूजन में जैसे इंट्रो में ही नहीं, आप कंक्लूजन में भी लिंक कर सकते हैं आप करंट से। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दस कोर्ट नीड्स टू फॉलो रिस्ट्रेंट एज हैपेंड इन होमोसेक्सुअल्स राइट टू मैरी केस वेयर इन कोर्ट आस्क लेजिस्लेचर टू एक्ट एंड द कोर्ट इटसेल्फ डिड नॉट एक्ट। ठीक है, देखिए ये इसमें मुझे 5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छा मार्क्स माना जाएगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स अगर मिल जा रहा है तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इंट्रो को शॉर्ट में रखा, लेकिन जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था उसको एड्रेस किया। बस यही सेकंड नंबर में आते हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछा था, ये क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जस्टिफाइड है, कमेंट कीजिए। इसमें भी वही लिखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव चैलेंजेस, कोर्ट का केस कौन सा है, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। बेसिक हमारा फ्रेमवर्क वही रहेगा। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैंने एक प्रीमाइस सेट किया, इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया कहाँ से था। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2018 ब्रॉड 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये इंट्रो हो गया मेरा सिर्फ एक लाइन में। फिर फटाफट क्राइटेरिया लिखा है, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, फिर लिखा है कि रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरत है वो लिखा। ठीक है, ये डेटा कोट कर दिया। फिर इक्विटेबल शेयर ऑफ फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ये कोट कर दिया। फिर एपेक्स कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को। क्योंकि यही अगर ये क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने तो इसीलिए पूछा है ना, जस्टिफाई
जस्टिफाइड है या नहीं, ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में है कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन था वो आर्बिट्ररी था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे निगेटिव्स में दिखाया है या क्वेश्चंस में दिखाया है। ठीक है, वाई इट इज़ बीइंग क्वेश्चन। ठीक है, आर्बिट्ररी लिमिट पुट किया गया था उस वजह से, एप्रीहेंशन से ओबीसी एससी एसटी के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट राइज करने का, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट के राइज करने का डर है, वो लिखा था। 50% कोटा ब्रीच हो रहा था, वो लिखा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एकदम कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की, कन्वे करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मार्क्स ठीक ठाक मिले। ठीक है, अब कंक्लूजन देखिए कैसे लिखा है इसमें। वे फॉरवर्ड पॉजिटिव निगेटिव के बाद से चैलेंजेस भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि क्या इसमें कुछ चैलेंज जैसा लिखना यहाँ पे वो रेलिवेंट है या नहीं है। इसमें अगर इम्प्रूव करना ही होता तो मैं केसेस लिख सकता था, रिजर्वेशन से रिलेटेड कौन कौन से केसेस हैं, लेकिन चूंकि टाइम कम है तो आप कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके आगे बढ़िए। 5 मिनट में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे टाइम कम रहा होगा, तभी मैं 5 मिनट में जितना लिख पाया, उसके बाद से आगे बढ़ गया हूँगा कंटेंट होने के बावजूद। ये आपको भी ध्यान रखना है कि कंटेंट हो ना हो, आपको फटाफट आगे बढ़ जाना है कंक्लूड करके, क्योंकि जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था वो तो मैंने एड्रेस कर ही दिया है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव्स बता दिया। अब कंक्लूजन में क्या बताया, दस द गवर्नमेंट में इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड। क्यों, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जिसको चाहिए वही बनवा ले रहे हैं, तो इसीलिए एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी है। तो वो चैलेंज को भी मैंने कंक्लूजन में ही क्लब करके लिख दिया है। ठीक है, इसलिए हमें एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि इसका मिसयूज़ कम हो, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी इस चीज़ के लिए लाया जा सकता है। तो इसमें सिर्फ मैंने कंक्लूज़न ही नहीं लिखा है, बल्कि सजेशंस या वे फॉरवर्ड को ही मैंने कंक्लूज़न में तब्दील करके लिख दिया है। देख रहे हैं आप, तो ऐसे क्रिएटिवली आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी मुझे 5 मार्क्स मिल गए हैं आउट ऑफ 8। ठीक है, ऐसे ही अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये क्वेश्चन पूछा था, इसको भी मैंने शॉर्ट से शॉर्ट में लिखा है, जितना शॉर्ट हो सकता था। सिर्फ एक लाइन में मैंने इंट्रो लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड किया जा सकता है। दो तरीके से अमेंड किया जा सकता है, 368 के द्वारा, ठीक है, और दूसरा सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं उसका मैंने जिक्र कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्रिटिकली डिस्क्राइब करने को। तो इसमें भी पॉजिटिव्स भी लिखेंगे, अमेंडमेंट प्रोसेस को अगर हम अमेंड कर पा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा है, और अगर कुछ प्रोविजंस को हम अमेंड नहीं कर पाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, वही क्रिटिकल एग्जामिनेशन में मैंने लिखा है। स्टेट बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जा सकता है, तो वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट ही माना जाता है। वैसे ही रोल का लिमिटेड रोल है स्टेट्स का, सिर्फ 7 स्टेट्स में उनको ये दिया गया है, 7 मैटर्स में, वो लिख दिया है। ठीक है, अमेंडमेंट कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर्स, वो लिख दिया है। नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग टू रिजॉल्व डेडलॉक, ये लिख दिया है। ठीक है, दस द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज आर्टिकल 368 नीड्स अ री लुक एज सॉट बाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसे मैंने करंट से लिंक कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी 4.5 मार्क्स मिल गए। आपको कोशिश करना है कि ऐसे ही लिखें आप अपने आंसर्स को। अब मैं आपको GS2 का एक लॉन्ग आंसर दिखा देता हूँ, तो उससे भी आपको कुछ आइडिया मिलेगा। 3 शॉर्ट हमने देख लिया, अब एक लॉन्ग देख लेते हैं। एक मिनट। जैसे ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाला जो क्वेश्चन आया था, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, इन व्हाट वे एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स द एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैव बीन डिवाइडेड इन द स्टेट। ठीक है, फिर पूछा था हाउ मेनी सीजन्स आर फाउंड हेयर इन अ ईयर। ठीक है, फिर डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दीज सीजन्स ऑन एग्रीकल्चर। सोचिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछ दिए। ठीक है, इसीलिए अंडरलाइन करने को मैं कह रहा था कि अंडरलाइन करने का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जो डिमांड है क्वेश्चन का उसको आप मिस नहीं करेंगे जब आप लिखते रहेंगे। फटाफट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसी का एक सब हेडिंग बना दीजिए। वही मैंने किया होगा। क्या पहला सब हेडिंग बन जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार। ठीक है, दूसरा सब हेडिंग बन जाएगा
क्लाइमेटिक जोन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पूछा है, तो इसमें आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का एक हेडिंग सब हेडिंग बना देंगे, क्राइटेरिया दिखा देंगे किस क्राइटेरिया पे ये बनाया गया है और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 सब हेडिंग हो गया। तीसरा सब हेडिंग आप सीजन्स का बना देंगे, कितने सीजन्स है बिहार में, ठीक है। चौथा क्या है, इफेक्ट ऑफ दीज सीजन्स। पता चल गया आपको, 4 सब हेडिंग तो यहीं से मिल गया इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में लिखने के लिए। अगर आप सिर्फ इसी को एड्रेस कर देते हैं तो मोर देन एनफ रहेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया होगा। हालांकि मुझे उस टाइम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स याद नहीं आ रहे थे, फिर भी मैंने कोशिश किया था ब्रॉडली बना देने का। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, फिर भी जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है वो ना लिखने से तो अच्छा है कि आप वो लिख ही दें, ठीक है। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया कैसे, द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज़ मानसूनल विथ रेनफॉल लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैंने क्लाइमेट कैसा है वो बता दिया। उसके बाद से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पे मैंने जंप किया। क्यों? क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पूछा था, ठीक है। द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार आर क्लासिफाइड इन 4 जोन्स बट बिफोर दैट द फैक्टर्स फॉर। ये जब मैं लिख रहा था ना तब मुझे ध्यान आया था कि इससे पहले तो क्लाइमेट के बारे में पूछा है, तो इसीलिए अब काटता उससे अच्छा है कि मैंने इसी सेंटेंस में लगा दिया कि बट बिफोर दैट द फैक्टर्स फॉर क्लाइमेट आर बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है। ताकि ज़्यादा काटना वाटना ना पड़े आंसर को। ये आप देख सकते हैं अपने फैक्टर्स में मैंने फटाफट एक फ्लो चार्ट बनाया और फैक्टर्स फॉर क्लाइमेट ऑफ बिहार लिख दिया। कैसे हिमालयन रिवर्स हैं, कैसे ट्रॉपिकल लोकेशन है। एक मिनट, क्यों ब्लैंक हो जा रहे हैं। कुछ ग्लिच आ रहा है इसमें। मैं इसको क्लोज करके दोबारा शुरू करता हूँ तब दिखेगा। ठीक है, फैक्टर्स फॉर क्लाइमेट मैंने डिस्कस कर लिया था, कैसे लिखा था। उसके बाद से ये लिखा था कैसे टोपोग्राफी जो है बिहार का, कैसे कहाँ पे फ्लड होता है, कहाँ पे ड्राउट आता है, वो मैंने डिस्कस कर दिया। फिर आया मैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। मुझे अच्छे से नहीं पता था, फिर भी मैंने एक ब्रॉडली डायग्राम बनाया, भले ही ये डायग्राम सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे आ रहा था उस वक्त मैंने बनाया। फिर सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया, कहाँ पे कौन से रीजन में है, वहाँ पे मेजर क्रॉप कौन सा है, ठीक है। वहाँ का क्रॉप प्रोडक्शन कितना था उस पर्टिकुलर ईयर में। ये सब लिख देने से ना आपको आंसर नहीं भी पता होगा, लेकिन ब्रॉडली आप चीज़ों को कवर कर लेंगे और ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर जोन 2 के बारे में मैंने बता दिया, वहाँ पे प्रोमिनेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं, वहाँ पे कौन सा रीजन में पड़ता है वो बता दिया। वैसे ही ये ऐसे ही चारों जोन के बारे में बता दिया। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन और क्लाइमेट ऑफ बिहार। तीसरा क्या था सब हेडिंग, तीसरे सब हेडिंग में पूछा था, तीसरे सब हेडिंग में था कि सीजन्स कौन कौन से इन बिहार में पाए जाते हैं। तो सीजन्स के बारे में मैंने बता दिया एक फटाफट ऐसे। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, इसको मैंने बनाया, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। ऐसा डायग्राम बनाया, फिर उसके बारे में सबको एक्सप्लेन करते चला गया। यहाँ पे एक ट्रांजिशन वाला पैराग्राफ यूज़ किया, फिर चारों सीजन्स के बारे में लिख दिया। वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, कैसा वेदर रहता है, वो सब कुछ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से जो इफेक्ट पूछा था ना कि इफेक्ट ऑफ सीजन्स ऑन बिहार, क्या था, इफेक्ट ऑफ दीज सीजन्स टू ऑन एग्रीकल्चर ऑफ बिहार, ठीक है। तो जब मैं सीजन्स के बारे में डिस्कस कर रहा था ना, तो साथ साथ ही ये एक ही सब हेडिंग बना दिया था, सीजन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ताकि वो दोनों एड्रेस हो जाए। सबसे पहले स्प्रिंग की अगर बात करें तो ये जहाँ पे मैंने खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन मार्च अप्रैल ये लिख दिया, उससे इम्पैक्ट पता चल गया। समर में बता दिया मैंने
कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं और उस पर क्या इम्पैक्ट रहता है, इरिगेशन कैसे होता है, हीट वेव्स कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर रेनी सीजन के बारे में बता दिया, प्राइस ऑफ टोमेटो कैसे ऊपर चला जाता है वो बता दिया, विंटर में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, हेल स्टॉर्म आता है वो बता दिया। उसके बाद से चूंकि मेरे पास पेज ख़त्म हो गया था तो मैंने कंक्लूज़न में शॉर्ट में कंक्लूज़न लिखा है, यहाँ पे देखिए। इन एडिशन टू दिस द ब्लैक सॉइल इन डेक्कन यील्ड्स कॉटन विच इज़ इन ग्रेट डिमांड विद इन एंड बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। हाउएवर द यहाँ पे देखिए चैलेंज को भी कंक्लूजन में ही मैंने इंक्लूड कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और पेज भी नहीं था। ऐसे ही आपको भी क्रिएटिवली करना है, ठीक है। हाउएवर द ओवर रिलायंस ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, सब ऑप्टिमल इरिगेशन and over dependence on monsoon, unscientific, unsustainable agricultural practices, etc. require behavioral change in consumption pattern। ये लिख करके मैंने कंक्लूड कर दिया। कितने मार्क्स मिले? 23 आउट ऑफ 38। तो ये भी एक ठीक ठाक मार्क्स मिल माना जाता है। तो इस तरह से आपको क्रिएटिवली अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि 20 मिनट और 5 मिनट जो है गोल्डन रूल है, उसको आपको ब्रीच नहीं करना है किसी भी कीमत पे। अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कैसे अप्रोच रखना है, टाइम मैनेजमेंट बता दिया, कैसे कितने क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या क्या उसमें रहना चाहिए, वो सब बता दिया इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने नोट्स को कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे नोट्स हैं। जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना तो साथ में गूगल का ये कीप करके एक एप्लीकेशन आता है, ये मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड रहता है और मैंने इसमें अलग अलग फोल्डर्स बना रखे हैं। जैसे साइंस एंड टेक का फोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे ही साइंस एंड टेक के बाद से कौन सा हो गया, पॉलिटी का फोल्डर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही क्लाइमेट का फोल्डर दिख रहा होगा, वैसे ही आपको जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी फोल्डर दिखेगा। देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का फोल्डर ये रहा। तो ऐसे ना आप सेग्रीगेट करके रखेंगे। आप जब भी मान लीजिए कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं मॉनसून पे, तो आपने अपने नोट्स में फटाफट उसको टाइप कर लिया, या अगर कॉपी पे लिखते हैं तो कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। जैसे 3/10 को एक आर्टिकल आया था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मॉनसून के बारे में। आईएमडी प्रेडिक्शन है कि इट विल बी 4% अबव नॉर्मल, ठीक है, 2025 में। ये मैंने पढ़ा होगा कहीं न्यूज़पेपर में, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि बार बार मुझे अलग अलग सोर्सेज में जाकर के मॉनसून से रिलेटेड फैक्ट्स को ढूंढना ना पड़े करंट अफेयर्स के। फिर मैंने ये लिख लिया कि 3/10/2025 को एक आर्टिकल आया था जिसमें इसके बारे में जिक्र किया गया था। फिर मॉनसून के पॉजिटिव रिजल्ट्स कोई हुए तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि टोटल सोन एरिया अंडर खरीफ इंक्रीज बाय 15 लाख हेक्टेयर अंटिल मिड सितंबर, ठीक है। ऐसे ही आपको क्लाउड सीडिंग 4 नवंबर को आया था, तो वो भी मैंने इसमें लिख के रख लिया है कि जब मेंस अगर मुझे देना हुआ कभी तो मैं यहाँ 4 नवंबर का फटाफट न्यूज़पेपर खोलूंगा और देख लूंगा कि उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। वैसे ही प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना आया था, उसके बारे में जब जब आर्टिकल्स आए या एडिटोरियल्स आए न्यूज़पेपर में, मैंने सारे पॉइंट्स को क्लब करके एक जगह लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए पॉलिटी में, ऐसे ही आप सारे टॉपिक्स का, सब टॉपिक्स का या सब्जेक्ट्स का आप अलग अलग से बना के रखेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का मैंने बनाया है, जैसे कभी यूथेनेसिया पे कोई आर्टिकल आया, ये सारे टॉपिक्स अक्सर आते रहते हैं। यूथेनेसिया छोड़िए, फेडरलिज्म पे बात कर लेते हैं। फेडरलिज्म चूंकि एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक है तो मैंने उसको अलग से बना के रखा हुआ है। एक अलग से ही बना के रखा हुआ है इसका फोल्डर, ठीक है। एक बार यूजीसी रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाइस चांसलर्स अपॉइंटमेंट आया था, इसको भी मैंने अलग से एक पॉइंट दे करके लिख लिया है, ठीक है। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी इशू आ रहा था फेडरलिज्म का, वो मैंने लिख के रख लिया है, ठीक है। केरला वर्सेस सेंटर का इशू हुआ था फरवरी 2024 में, वो मैंने लिख लिया। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें अपडेट होती है ना, मैं वो इसमें लिखते जाता हूँ ताकि एग्जाम्पल्स के लिए मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ले लद्दाख में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 6th शेड्यूल के लिए, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड, वो मैंने लिख लिया है, ठीक है। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट का केस लिख लिया है, ठीक है। पीएम श्री और न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला जो इशू है केरला तमिलनाडु वगैरह स्टेट्स में, वो लिख लिया है। सीबीआई को ट्रांसफ़र किए जाते हैं केसेस, वो लिख रखा है,
ठीक है। फिजिकल फेडरलिज्म पे 2025 के अक्टूबर में आया था एक एडिटोरियल, उसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ था, वो लिख लिया है। तो ये सब डेटा अगर आपके पास रहता है ना, तो एग्जाम के टाइम में आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें जो जो प्रोविजंस थे वो लिख रखा है। ठीक है। दिसंबर में क्या आया था, दिसंबर में चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के एम्बिट में लाना चाह रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके वजह से पार्लियामेंट में अप्रूवल हुआ था, और इसके कारण गवर्नमेंट ने बैक ऑफ किया और इसको चंडीगढ़ को 240 के एम्बिट में नहीं लाया। वो भी मैंने इसमें लिख लिया। ये सारे जो है ना, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड है। ऐसे ही आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ न्यूज़पेपर मत पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ उससे रिलेटेड नोट्स भी बनाते चलिए। चाहे आप हार्ड कॉपी यानी पेन और कॉपी लेकर के बैठ रहे हैं, रजिस्टर में लिख रहे हैं, या सॉफ्ट कॉपी में बना रहे हैं, ये काम आपको करते रहना है, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। चलिए, GS2 के लिए तो अभी तक मैंने जो अप्रोच बताया वो मोर देन इनफ है। इसी को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो होपफुली GS2 में आपका 140 टू 50 मार्क्स आ ही जाएगा, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉपीज़ होते हैं उनका ही स्कोर 150 प्लस रहता है। अगर मेरी ही बात करें आप, तो मेरा ही स्कोर 69 BPSC में 140 में ही था। ठीक है। इतना ही अभी फॉर द टाइमिंग कवर कीजिए, इतना अगर कर लेते हैं तो भी बहुत है। चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।